सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। इंडिया ईयर बुक की समरी का ये नेक्स्ट वीडियो है। आज हम इंडस्ट्री कवर करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे देखा जाए तो पूरी इंडिया ईयर बुक इंपॉर्टेंट है जैसा आप जानते हैं, बट ये चैप्टर इसमें कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे बेसिस पे सवाल बन सकते हैं। ये हमारी इंडिया ईयर बुक की समरी है जो हमने बनाई थी। इंडिया ईयर बुक के 800 से 850 पन्नों को शॉर्टन करके 140 पन्ने में विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी। अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से अवेल कर सकते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, हमने वन लाइनर रिलीज किया है। वन लाइनर रिलेटेड टू पॉलिटी, वन लाइनर रिलेटेड टू ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। इसमें जो भी स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस हैं उसे कन्वर्ट किया गया है वन लाइनर में, ताकि आप बहुत कम पेजेस में बहुत ही डेंस वे में इंफॉर्मेशन को एसिमिलेट कर सकें। अगर आप यूपीएससी के अलावा किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली, तो वहाँ पे ये मस्ट रिकमेंडेड है कि गो थ्रू दीज वन लाइनर्स। ये वन लाइनर आपको उसके प्रीवियस क्वेश्चंस को कवर करने में विद फ्रॉम द डाइवर्स पीवाईक्यूज हेल्प करेगा। सो दैट आप एक बार जरूर विजिट करें एंड नीलेश या 442 पे उसकी डिटेल्स एक बार चेक कर लें। आज का जो टॉपिक है वो है इंडस्ट्री। एंड यू नो कि इंडिया इज नाउ ट्रांजिशनिंग टूवर्ड्स एन इकोनॉमी जो कि डेवलप्ड होगी, और ऐसे केस में इंडस्ट्रीज़ का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड इस चीज़ के चलते मैं आपको बता दूं कि इंडस्ट्री चैप्टर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या क्या इनिशिएटिव्स उससे रिलेटेड ले रही है उसके प्रमोशन में, ये चैप्टर उस चीज़ को बताता है। एंड दैट इज़ वाई टुडेज चैप्टर इंडस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज का डिस्कशन काफ़ी खास होगा, तो मेक श्योर कि यू लिसन टू ईच एंड एवरीथिंग। एंड इसमें आपको कई सारे स्कीम्स आपकी ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएंगे। बहुत से बच्चे परेशान रहते हैं सर स्कीम्स कहाँ से रिवाइज करें। देन फॉर दैट इंडिया ईयर बुक से बेहतरीन सोर्स तो है ही नहीं। कमिंग टू दिस टॉपिक इंडस्ट्री, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान क्या है ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि सेंट्रल मिनिस्ट्रीज इंक्लूडिंग रेलवे, रोडवेज, शिपिंग, सिविल एविएशन, इन सारी इस टाइप की मिनिस्ट्रीज जो भी हैं इन सबको एक साथ ला रहा है फॉर द इंटीग्रेटेड प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स। सीधी सी बात है, गति शक्ति यानी कि आपको अपनी गति में शक्ति देनी है। सो दिस प्लान seeks to provide multimodal connectivity to economic zones, thereby enhancing the efficiency of logistics and reducing cost। कब लॉन्च हुई थी? 2021 में लॉन्च हुई थी। एक बार हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियर देख पाए। तो 2021 में लॉन्च हुई थी। इसका पर्पस क्लियर है, जो मैंने आपको बताया वही चीज़ थोड़ा सा स्टैंडर्ड टर्म्स में लिखा है। इंप्रूव लॉजिस्टिक एफिशिएंसी, रिड्यूस कॉस्ट, इंश्योर इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेशन यूजिंग अ whole of the government approach। It rests on the premise of whole of the government approach। ये important है। Then key objective break interdevelopment departmental silos for coordinated infrastructure। क्योंकि पहले क्या होता था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में भी ना अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अलग अलग ही पॉलिसी चल रही थी, तो ये सब कुछ इंटीग्रेट करके एक जगह पे ले आए हैं। इसके दो कोर कंपोनेंट्स हैं, पहला टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, दूसरा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म क्या है ये? दिस इज बेसिकली जीआईएस बेस्ड प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी। यहाँ पे बेसिकली दिस इज कॉल्ड द नेशनल मास्टर प्लान पोर्टल। यहाँ पे सब कुछ लिंक किया जा रहा है, फ्रॉम रोड टू रेलवे, एविएशन टू एग्रीकल्चर, फ्रॉम वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। तो इट हैज़ द डिटेल्स, इसके पास डिटेल्स सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक फैसिलिटीज जो भी चीज़ें हैं वो सारी कुछ है। तो जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आपको नेशनल मास्टर प्लान पोर्टल पर मिल जाएगा। एंड दैट इज वाई दिस इज द मास्टर। ठीक है, ओवर 1400 लेयर्स, डेटा लेयर्स ऑफ सेंट्रल मिनिस्ट्री एंड स्टेट्स की इन्फॉर्मेशन है। एंड इट इज़ यूज फॉर इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। जाहिर सी बात है, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी उतना ज़्यादा अच्छे से आप डिसीजन ले पाएंगे। इंस्टीट्यूशनल वाइज देखा जाए तो दिस इज फंक्शनिंग अंडर द कैबिनेट सेक्रेटरी, एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज अंडर द कैबिनेट सेक्रेटरी। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज आर द इट्स पार्ट्स, एंड वो सारे लोग कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर में वर्क कर रहे हैं। देन इट हैज़ नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप, इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीज, ये सारी चीज़ें, लॉजिस्टिक डिवीजन, सेक्रेटरीट विद टेक्निकल सपोर्ट यूनिट एटसेट्रा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर में फंक्शन कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। देन यू हैव दिस नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। क्या होता है लॉजिस्टिक?
तो लॉजिस्टिक इज, अगर आप देखेंगे तो इट इज़ अबाउट द डिटेल्ड प्लानिंग और यू कैन से ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ हाउ योर गुड्स, हाउ योर सर्विसेज and even the information is moving from the point of origin to the ultimate destination. ठीक है, it is, you can see it's about like getting all the getting the things right at the right place at the right time in the right condition and at the right cost. So नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का बेसिक जो पर्पज है, हमें क्या करना है कि हमें लॉजिस्टिक सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट इस तरह से कर देना है लॉजिस्टिक एरिया में, सो दैट कोई भी दिक्कत ना हो। अगर लॉजिस्टिक की बात करेंगे तो की पार्ट्स इसके क्या होते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सच एज ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन इज फॉर मूविंग गुड्स, वेयर हाउसिंग इज फॉर स्टोरिंग गुड्स। देन इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो सकता है, लाइक आप ट्रैक कर रहे हैं कि गुड्स का क्या ट्रैकिंग है, पैकेजिंग एंड इवन द हैंडलिंग रिटर्न्स। ठीक है, तो फोकस की बात कर ली हमने। देन इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, देन द एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज क्रिएटेड अंडर दिस। कौन है इसका हेड, टेल मी इट्स हेड, अभी बताया था, आपको पता होना चाहिए। देन एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज हैज ऑल्सो क्रिएटेड अ सर्विस इंप्रूवमेंट ग्रुप फोकसिंग ऑन द प्रोसेस नॉट कवर्ड बाय नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप। देन यू हैव दिस लीड्स लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा सेटअप किया गया है। एंड इसका पर्पज़ क्या है, इट विल एक्चुअली असेसिंग एंड इम्प्रूविंग कितना स्मूथली जो लॉजिस्टिक्स हैं इट इज़ हैपनिंग अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो ये एक तरीके की लॉजिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है स्टेट्स की। और आपको पता है ये वर्ल्ड बैंक एक इंडेक्स रिलीज करता है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये उसी से इंस्पायर्ड है। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली अ रिपोर्ट, इट इज रैंकिंग स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस। इसके की इंडिकेटर्स इसमें क्या क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। ठीक है, अब आपकी रैंकिंग खराब होगी तो ऑब्वियस सी बात है, यू विल बी चेकिंग फॉर द बॉटलनेक, जिससे स्टेट का रैंकिंग नीचे आएगा। सो इट विल आइडेंटिफाई द बॉटलनेक एंड सजेस्ट स्टेट स्पेसिफिक एक्शन प्लान्स। देन यू हैव दिस यूलिप, क्या है ये, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है बेसिकली, जो कि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के अंडर में लॉन्च किया गया है, ताकि जितने भी लॉजिस्टिक रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको हम एक सिंगल प्लेटफॉर्म में दिखा सकें। एम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन लॉजिस्टिक वाया डेटा इंटीग्रेशन एंड प्रोसेस डिजिटाइजेशन। तो आप एक तरह से सुपर ऐप की तरफ इसे सोच लो, जो कि पोर्ट्स, रेलवे, एयरपोर्ट एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें एक प्लेस पे लेके आ रहा है फॉर ईजियर, फास्टर एंड ट्रांसपेरेंट लॉजिक मैनेजमेंट। देन इसकी सर्विसेज अंडरस्टूड है, ये सारी चीज़ें हैं। देन यू हैव द प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप क्या है, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप एक बॉडी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में वर्क करती है, और इसका मेन पर्पज है टू फास्ट ट्रैक बिग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। और ये वो प्रोजेक्ट्स होंगे हैं जो कि स्टक हैं बिकॉज देर इज सम वॉट लेट से कि डिले इन अप्रूवल है, देर इज द प्रॉब्लम ऑफ द क्लियरेंस, आपको पता है वी हैव द रेड टेपिज्म, तो ये उसको देखता है। सो इट विल बी वर्किंग लाइक यू कैन से एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर कह लीजिए आप इसे लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए। तो पर्पज क्या है, रिजॉल्व डिले इन लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जिसकी वैल्यू 500 करोड़ से ऊपर की, या 500 करोड़ तो है ही है, तो इससे नीचे तो बात ही नहीं करता। ठीक है, प्लेटफॉर्म पीएमजी पोर्टल अंडर DPIIT, न्यू फीचर्स, माइलस्टोन बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम, एंटिसिपेट दिस। देन वी हैव दिस मेक इन इंडिया, ये तो बच्चा जानता है इसकी डेट में। दिस इज द नेशनल प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉन्च किया गया था 25 सितंबर, पीसीएस वाले तो अक्सर इसकी डेट भी पूछ लेते हैं, 25 सितंबर 2014 में से लॉन्च किया गया था, विद द एम ऑफ बूस्टिंग द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया। एंड डेफिनेटली उसको डेवलप करने के लिए यू वांट टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट एंड क्रिएट द जॉब्स इन इंडिया। सो बिल्ड, इन्वेस्ट एंड ग्रो इन इंडिया, दैट्स इट, जो इसका मेन मोटो है। ठीक है, नोडल मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, ऑब्जेक्टिव अंडरस्टूड है, जो मैंने बताया वही सारी बातें अच्छे से लिखा हुआ है, कुछ अच्छी अच्छी बातें होंगी लाइक वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड एटसेट्रा। सेक्टर कवर, अभी तक मेक इन इंडिया 2.0 में कितने सेक्टर्स हैं, 27 सेक्टर्स हैं। ये आपको पता होना चाहिए, लिख देगा 32 सेक्टर, आपको लगेगा हाँ सही दिया होगा, 27 सेक्टर है भैया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा सेक्टर हैं, दैट आर 15 इन नंबर। देन यू हैव दिस सर्विस सेक्टर, 12 सेक्टर्स कोऑर्डिनेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, ये इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसका मेक इन इंडिया कौन कोऑर्डिनेट करा, DPIIT। देन
सर्विस सेक्टर कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। इसका एक और मतलब है कि दिस इज नॉट कवरिंग द एग्रीकल्चर। पूछ देगा, तीनों सेक्टर्स पूछ देगा और बोल देगा कि भैया कौन सा सेक्टर कौन सा नहीं है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। सो समथिंग लाइक दैट यू शुड बी नोइंग, ठीक है। देन इन्वेस्ट इंडिया। इन्वेस्ट इंडिया क्या है? इट इज द ऑफिशियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। बेसिकली क्या काम है इसका? इट इज हेल्पिंग द इन्वेस्टर्स, इंडियंस भी और फॉरेनर्स को भी, टू एक्सप्लोर द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड दे कैन सेट अप द कंपनीज इन इंडिया एंड दे कैन एक्सपेंड द ऑपरेशन अक्रॉस इंडिया। तो इन शॉर्ट इन्वेस्ट इंडिया एक तरह से इंडिया की वेलकम डेस्क टाइप का है ये। इट इज अ नॉन फॉर प्रॉफिट ज्वाइंट वेंचर। किसने सेटअप किया है? कौन कौन इन्वॉल्व है? DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, एंड किसके कोलैबोरेशन के साथ? फिक्की, CII, NASSCOM एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। पर्पज मैंने आपको जैसा बताया, acts as the first point of contact for global and domestic investors. That is why this is a kind of welcome desk, ठीक है। नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी दैट इज फंक्शनिंग अकॉर्डिंगली, ठीक है। एम टू सिंप्लीफाई एंड इम्प्रूव इंडिया बिजनेस इन्वायरमेंट। तो एट बेस्ट आपसे यही पूछ सकता है कि भैया ये कौन सेटअप किया है एंड नॉन फॉर प्रॉफिट है कि नहीं है, एटसेट्रा, ठीक है। इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक, सीधी सी बात है, एक बैंक होता है, एक लैंड बैंक होता है। लैंड बैंक का क्या काम है? जाहिर सी बात है, जो लैंड का रिकॉर्ड्स है वो दिखाना। तो इंडिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ये किसके ऊपर बेस्ड है? दिस इज द GIS इनेबल्ड सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म। GIS क्या है? जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। सो दैट इज दिस इज अ पोर्टल विच इज GIS बेस्ड बेसिकली, एंड ये DPIIT के द्वारा इट इज बीइंग डेवलप्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका मेन फंक्शन क्या है? टू सर्व एज द सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी। सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी है that will be providing you the comprehensive information on what? On industrial land availability across the country. और उसका फायदा क्या होगा? This will facilitate the investment and promote the industrial growth. क्योंकि कंपनीज को पता होगा कि कहाँ पे लैंड है, कहाँ पे हम गवर्नमेंट से बात कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो इट हेल्प्स इन्वेस्टर्स टू आइडेंटिफाई सुटेबल इन्वेस्टमेंट लैंड फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसे इंटीग्रेट कर दिया गया है स्टेट इंडस्ट्रियल GIS सिस्टम। इट प्रोवाइड्स डेटा ऑन दिस। सो ये अपने आप में क्लियर है। प्लग एंड फैसिलिटीज भी इसका वन ऑफ द फीचर। क्या होती है प्लग एंड प्ले फैसिलिटी? ये भी एक बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। मतलब हम पढ़ तो लेते हैं बट हमें एक लगता है भाई, बट यू शुड नो एग्जैक्टली अगर कोई टर्म आ रहा है ना तो उसका मीनिंग क्या है। ऑल्दो ये नहीं पूछेंगे, UPSC आपसे नहीं पूछेगा, बट स्टिल नो दिस। इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में प्लग एंड प्ले की बात करें तो इट इज बेसिकली द रेडी टू यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि बिजनेसेस को प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो जब ऑपरेशंस करने आए, जो भी अपना काम करने आए, तो उनको बेसिक सर्विसेज के लिए परेशान ना होना पड़े। सो जस्ट मूव इन, प्लग योर मशीन्स एंड स्टार्ट वर्किंग, प्लग एंड प्ले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, लेट्स से कि दे हैव ऑलरेडी बिल्ड अप द फैक्ट्री स्पेस या इंडस्ट्रियल सेट्स होगा, उनको बनाने की जरूरत नहीं है। यू हैव द वाटर कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन एंड इंटरनेट कनेक्शन। ये सब चीज़ें अगर खुद बनाने लगेंगे तो काम कब करेंगे? रोड कनेक्टिविटी रहती है, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, कूड़े वाले के लिए टेंशन नहीं लेना है। यू हैव टू पे फॉर द सर्विसेज एंड गेट इट। ऑफिस स्पेस भी कभी कभी वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देन यू हैव द इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम। इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम, इट इज डेवलप्ड बाय DPIIT, इन्वेस्ट इंडिया एंड ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। पर्पज क्लियर है, रेट करेंगे, रेटिंग लिखा है तो रेट करेंगे कौन सा अच्छा है कौन सा बेकार है, ठीक है। सो सर्व्स एज अ डिसीजन मेकिंग टूल फॉर इन्वेस्टर्स एंड पॉलिसी मेकर्स। जिसकी रेटिंग अच्छी उधर इन्वेस्ट करेंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था, तो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट इन डिटेल। जस्ट प्रमोट स्पेशलाइज्ड गुड फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट, मर्ज्ड विद डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब, नोडल मिनिस्ट्री दिस, की होल्डर दिस। PLI, इट इज लॉन्च्ड फॉर 14 की सेक्टर्स। आपके लिए सवाल ये है कि विच आर दोज सेक्टर्स, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। पूछ सकता है, क्योंकि क्या करता है, पूछ लेता है भैया इसमें कौन कौन से सेक्टर इन्वॉल्व हैं, कौन से नहीं है। PLI स्कीम क्या है, ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अब देखिए यहाँ से एक चीज पता चले कि इवन इन द इंडिया ईयर बुक देयर इज रिपीटिशन। व्हाई देयर इज रिपीटिशन? क्योंकि यू डू नॉट फंक्शन इन आइसोलेशन, यू फंक्शन इन इंटीग्रिटी, मतलब इन इंटीग्रेशन। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स का कई बार ना ओवरलैप रहता है। तो PLI स्कीम क्या है, 2020 में स्टार्ट हुई थी टू बूस्ट द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड
मेक इंडियन इंडस्ट्री ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। तो बेसिकली प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव है, तो कंपनीज को फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलेगा बेस्ड अपॉन कितना वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा ले रहे हैं। ठीक है, प्रोड्यूस मोर एंड अर्न मोर ऑफ द गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, दैट्स इट, इतना ही है। ठीक है, देन यू हैव दिस, इसका आउटले है 1.97 लाख करोड़, टाइम फ्रेम इज 5 years, बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, प्रमोट एक्सपोर्ट एटसेट्रा। एक क्वेश्चन है आपसे कि पीएलआई स्कीम इज इट फॉर सर्विसेज ऑल्सो, लेट मी नो। ठीक है, देन स्टार्टअप इनिशिएटिव की बात कर लेते हैं। ये भी आज के डेट में बच्चा जानता ही है, स्टिल अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कि 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट हुई थी, 16 जनवरी 2016, टू बिल्ड अप ए स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम, स्टार्टअप इकोसिस्टम। ठीक है, इनोवेशन सपोर्ट करना। तो बेसिकली स्टार्टअप इंडिया का काम क्या है? टू सपोर्ट, सिंप्लीफाई एंड स्केल इंडियन स्टार्टअप। नोडल डिपार्टमेंट इसके अंडर में पूछ लेता है कई बार कि ये स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंडर में वर्क करी, मैच दी फॉलोइंग करके दे दिया, और यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं क्योंकि सिमिलर मिनिस्ट्री का नाम देंगे वो, ठीक है, और हम कंफ्यूज कर जाएंगे। लाइक स्टार्टअप में हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी दे सकते हैं, बट दैट इज नॉट द नोडल डिपार्टमेंट एंड दैट इज नॉट द नोडल मिनिस्ट्री फॉर दिस, बट कई लोग लिख सकते हैं। सो दैट्स वाई यू शुड नो एटलीस्ट कि कौन सी जो आपकी स्कीम्स है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में काम कर रही है। इट इज बेस्ड अपॉन 3 pillars, ये बोल बच्चन है, foster entrepreneurship and promote innovation. Then you have the funding schemes for the startup. इसके जो स्टार्टअप इंडिया में फंड्स, भाई स्टार्टअप को प्रमोट करना है तो यू शुड हैव द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। तो अलग अलग टाइप के फंड्स हैं इसमें। एक तो फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप है जिसका कॉर्पस 10,000 करोड़ है। ये डायरेक्टली स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट नहीं करता है, दिस इन्वेस्ट वाया सेबी रजिस्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है। तो ये बेसिकली अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को पैसा देता है, वो स्टार्टअप्स को पैसा देते हैं। देन यू हैव द स्टार्टअप इंडिया सीड फंडिंग स्कीम, जिसका आउटले इज 945 करोड़। फंडिंग फॉर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप, ट्रायल्स, मार्केट एंट्री एटसेट्रा, सपोर्ट इतने एंटरप्रेन्योर्स। ये पूछ सकता है कि ये तीनों फंड के नाम दे देगा, बोलेगा स्टार्टअप इंडिया के अंडर में कौन से फंड्स वर्क करते हैं, तो तीनों ही करते हैं। देन दे विल बी लाइक क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप, इट प्रोवाइड्स क्रेडिट गारंटी फॉर लोन्स गिवन बाय शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक एंड BFC एंड सेबी रजिस्टर्ड AIF। क्या पता है स्टार्टअप में पैसा लगा एंड देर इज नो रिटर्न, तब क्या करोगे? दैट्स वाई दिस एग्जिस्ट। देन यू हैव दिस स्टार्टअप पोर्टल ऑल्सो। ठीक है, स्टार्टअप पोर्टल, दिस इज अ सिंगल ऑनलाइन पोर्टल फॉर स्टार्टअप एंड इकोसिस्टम स्टेक होल्डर्स। ठीक है, देन यू हैव दिस इनकम टैक्स एक्सेम्पशन भी मिलेगा स्टार्टअप में। दे विल बी 100% टैक्स डिडक्शन फॉर 3 consecutive years आउट ऑफ 10 years, subject to eligibility certification from इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड। यहाँ तक तो था टोटल स्टार्टअप के बारे में। देन वी हैव द SN प्रोग्राम। SN प्रोग्राम क्या है? दिस इज एक्सलेटिंग स्टार्टअप कैलिबर एंड एंटरप्रेन्योर ड्राइव, और ये कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है? नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। तो ये भी बेसिकली स्टार्टअप को ही प्रमोट करने के लिए, और कहाँ के लिए? नॉर्थ ईस्ट, नॉट फॉर ऑल द स्टेट्स। Then you have the ease of doing business, DPIIT initiative. Ease of doing का business क्या है? मतलब ease of doing business क्या है? Basically it is the effort by Department for Promotion of Industry and Internal Trade under the Ministry of Commerce and Industry to make India business friendly and investment attractive destination. तो इंडिया को एक business friendly destination बनाना है, investment attractive destination बनाना है। तो मतलब ease of doing business का मतलब क्या हुआ? मतलब बेसिकली हो गया कि हमें ईजियर, फास्टर और चीपर होना चाहिए इंडिया में टू रन अ बिजनेस, टू स्टार्ट अ बिजनेस। नोडल डिपार्टमेंट इज DPPIIT। अब देखो इसमें कुछ ज़्यादा बताने वाला नहीं है, तो दैट्स वाई आई एम लाइक नॉट एक्सप्लेनिंग, बिकॉज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अपने आप में एक्सप्लेनेटरी है। ठीक है, कि इनिशिएटिव्स अंडर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में यू आर रैंकिंग स्टेट्स ऑन बिजनेस रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन। देन बी रेडी असेसमेंट। बी रेडी असेसमेंट क्या है? दिस इज द स्टेट लेवल रेगुलेटरी इम्पैक्ट असेसमेंट, पायलट स्टेज में है। ठीक है, ये इतना कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, भी कंप्लायंस बर्डन हमें डेफिनेटली कम करना है। जन विश्वास एक्ट। जन विश्वास एक्ट ये बेसिकली एक लेजिस्लेटिव रिफॉर्म है, क्योंकि जब एक्ट हो गया तो लेजिस्लेटिव है, जो कि इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा डेफिनेटली लाया गया है टू डीक्रिमिनलाइज एंड रैशनलाइज। व्हाट? टू डीक्रिमिनलाइज एंड रैशनलाइज माइनर ऑफेंसेस। ठीक है, अक्रॉस वेरियस स्टेट्स। इससे क्या होगा? क्योंकि देखो छोटी छोटी चीज़ों पे अगर कंपनीज पड़ी रहेंगी ना, तो वो बिजनेस नहीं कर पाएंगी, वो उन्हीं चीज़ों में लगी रह जाएंगी। तो उससे उनका ईज ऑफ बिजनेस
इम्प्रूव होगा। ठीक है। देन यू हैव दिस जन विश्वास 2.0, इन्होंने और चीज़ों को क्रिमिनलाइज होगा कर दिया, वही चीज़ से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन है। देन यू हैव दिस बी रेडी प्रोजेक्ट। व्हाट इज दिस बी रेडी प्रोजेक्ट? इट इज़ लॉन्च्ड बाय वर्ल्ड बैंक, इंपॉर्टेंट है। एंड वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट? बिकॉज पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस था, उससे बाद में अब हटा दिया गया। नाउ दे आर लॉन्चिंग बी रेडी प्रोजेक्ट, बी रेडी दिस, सो इट रिप्लेसेस डूइंग बिजनेस रैंकिंग विच वे डिसकंटिन्यूड इन 2021। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसके बारे में बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है? इट एम्स टू प्रोवाइड ए मोर बैलेंस एंड ट्रांसपेरेंट असेसमेंट ऑफ बिजनेस रेगुलेटरी बिजनेस एनवायरमेंट्स अक्रॉस द कंट्रीज, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ना देयर वॉज द एलिगेशन ऑफ पार्शियलिटी। जाहिर सी बात है कि ये लोग डेवलप्ड कंट्रीज़ को बेटर बताते हैं कि वहाँ पे अच्छा बिजनेस है, वर्किंग एनवायरनमेंट है, तो इन्वेस्टर के पास जिसके पास पैसा होगा वो कहाँ जाना चाहेगा? वो वहाँ पे जाना चाहेगा। एंड दैट इज़ वाई दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट। ठीक है। इंडिया का स्टेटस की बात कर लें, DPIIT इज करंटली फाइनलाइजिंग इंडिया एज इज पोजीशन अंडर द बी रेडी मेथोडोलॉजी। व्हाट इज दिस एज इज पोजीशन? तो अगर वर्ल्ड बैंक के बिजनेस रेडी रिपोर्ट के कंटेस्ट में बात करेंगे तो इकोनॉमी का एज इज पोजीशन उसका बेसिकली करंट स्टेट ऑफ बिजनेस रेगुलेशन एनवायरनमेंट एक्सप्लेन करता है। तो एक बेसलाइन हम बना दें कि एज इज इस टाइम पे इसका पोजीशनिंग ये है। ठीक है। तभी तो हम जब डिफाइन करेंगे कि आपका पोजीशन ये है तो कोई किस सेक्टर में आपको इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो ये चीज़ बताता है। प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, इसका लिए नोडल डिपार्टमेंट इज DPIIT, फोकस एरिया इज दिस, ये उतना खास नहीं है। देन नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, इट इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर DPPIIT। ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स इंडिया इन एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ हेडक्वार्टर इन टोक्यो। इंडिया इज ए फाउंडर मेंबर। अब इसके बारे में दे दिया कि इंडिया इज ए फाउंडर मेंबर, यू शुड नो अबाउट दिस एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है ये? पहली चीज़ मैं बता दूं, इट इज़ इंटर गवर्नमेंटल। यहाँ पे वो बहुत खेलते हैं, यू शुड नो इट इज़ इंटर गवर्नमेंटल। ठीक है। एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1961 में बनी थी। एंड दिस वॉज लॉन्च्ड विथ अ मिशन टू इन्हांस द प्रोडक्टिविटी एंड फॉस्टर द सस्टेनेबल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अक्रॉस द एशिया पैसिफिक रीजन। ठीक है। एंड ये नॉन पॉलिटिकल इंटर गवर्नमेंटल है, बट इट इज वर्किंग एज द नॉन पॉलिटिकल, नॉन प्रॉफिट एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंटिटी। 21 मेंबर्स हैं इसके। साउथ एशिया से अगर मैं बात कर लूँ तो इंडिया इज ए मेंबर, बांग्लादेश इज ए मेंबर, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। साउथ ईस्ट एशिया की बात कर लूँ तो कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, PDR, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। ईस्ट एशिया की अगर मैं बात कर लूँ तो रिपब्लिक ऑफ चाइना, दैट इज़ ताइवान, हांगकांग, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मंगोलिया, और कुछ और की बात कर लूँ तो फिजी, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एंड तुर्की, दैट इज़ TURKIYE। ठीक है। सो दिस इज आपको पता होना चाहिए इसके मेंबर्स अगर इन्होंने मेंशन कर रखा है। ठीक है। इट फंक्शंस, प्रोडक्टिविटी, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये तो अंडरस्टूड ही है। ठीक है। देन यू हैव दिस क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की। ठीक है। 1997 में एस्टेब्लिश हुई थी थ्रू दी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कुछ की इंडस्ट्री एसोसिएशंस, ASSOCHAM, CII, FICCI, इसके अंडर में ये काम करती है। लेकिन ये बेसिकली इंडिया की नेशनल एक्रीडेशन एजेंसी की तरह फंक्शन करती है। दिस सर्व्स एज द नेशनल एक्रीडेशन बॉडी, जिसका पर्पज है कि हमें क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अलग अलग स्टेट सेक्टर्स के अक्रॉस बढ़ाने हैं। एक्रीडेशन क्या होता है? बार बार हम ये टर्म सुनते हैं। इसका बेसिकली एक, दिस इज अ फॉर्मल रिकॉग्निशन यू कैन से, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा सकता है, इंस्टीट्यूट को दिया जा सकता है, इवन द इंडिविजुअल को दिया जा सकता है इफ दे आर मीटिंग स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी। तो एक तरह से एक ऑफिशियल स्टैंप हो गया ये कि भैया हाँ भैया पर्सन कॉम्पिटेंट है, ट्रस्टवर्दी है, तो लोग उस पर इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। देन ये तो बेसिक वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। देन इट इम्प्लीमेंट्स नेशनल क्वालिटी कैंपेन। देन ग्लोबल प्रोटोकॉल फॉलोड विच आर IAF, इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम एंड APEC। ठीक है। इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम क्या है? ये एक्रेडिटेशन बॉडीज का ग्लोबल एसोसिएशन है जो कि कन्फर्मिटी असेसमेंट में इन्वॉल्व है। देन वी हैव द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसके बारे में बहुत डिटेल में हमने पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी बात कर रखी है, ये चीज़ें मैंने डिस्कस कर रखी हैं, जस्ट हैव अ लुक।
इंडस्ट्रीज़ का वर्ड याद कर लेना, कभी भी पूछ सकता है। ठीक है, फेम की बात कर लेते हैं। फेम इज द स्कीम विच इज ऑपरेटिंग अंडर द ब्रॉडर फ्रेमवर्क ऑफ नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान। क्या है ये? फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। तो सीधा सीधा पूछ लेते हैं, फेम स्कीम इज रिलेटेड टू, जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। किस मिनिस्ट्री के अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल एडॉप्शन एंड रिड्यूस फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी। आपको ये भी याद होगा ना, तो आराम से आप इसको कॉमन सेंस से कर सकते हो। अच्छा, मैं आपको बताऊं, आप लोगों को कई बार लगता होगा ना, जो टॉपर्स होते हैं, रैंकर्स होते हैं, फर्स्ट रैंकर्स होते हैं, सेकंड रैंकर्स होते हैं, सब कुछ याद होता होगा। नहीं, ह्यूमन बींग्स हैं, नहीं याद होता। वो लोग यही कॉमन सेंस यूज करके प्रीलिम्स निकाल लेते हैं। तो आपको बस अगर उसका फुल फॉर्म भी पता है ना, तो कॉमन सेंस से आपको लाइक एक लॉजिक अप्लाई करने आना चाहिए कि कैसे वो चीज़ हो सकती है। यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट अपॉन कि जब तक मेरे को पूरा वर्ड बाय वर्ड याद नहीं होगा तो मैं इस क्वेश्चन को नहीं कर पाऊंगा। टॉपर्स आर नॉट फ्रॉम मार्स। सो वन डे जब आप टॉपर बनेंगे तब आप भी ये बात समझ पाएंगे। तो डोंट थिंक ऑफ देम एज अ गूगल कि जिसे सब कुछ याद है। वो भी भूलते हैं, आप भी भूलते हो, एंड दैट इज वाई वी पुट द रिवीजन। देन वी हैव द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम। नाम से क्लियर है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के द्वारा लॉन्च की गई थी टू एक्सेलरेट द एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स इंक्लूडिंग ई रिक्शा एंड ई कार्स। 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स। ठीक है, तो इसका फोकस यहाँ पे है। अप्रैल 2024 में ये लॉन्च हुई थी। ठीक है, गोल क्या है? बूस्ट ग्रीन मोबिलिटी एंड स्ट्रेंथन ईवी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। क्लियर है अपने आप में ही। देन वी हैव दिस स्कीम फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स, SMEC इज रिलेटेड टू। ये छोटे छोटे वर्ड्स याद रखा को, दिस स्कीम इज रिलेटेड टू, सीधा पूछेगा इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स से। सो प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स इन इंडिया, दैट इज गुड। लेकिन कुछ कॉस्ट के बारे में भी भैया जी कर लीजिए, क्योंकि कॉस्ट बहुत है इनकी आज की डेट में। इलेक्ट्रिक कार्स तो हैं लेकिन कॉस्टली हैं। तो जब ये कम होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो डेफिनेटली दैट विल इम्प्रूव। अभी के टाइम पे इसकी बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बट ठीक है, वी आर वर्किंग समथिंग ऑन इट। ठीक है, देन यू हैव दिस PLI स्कीम फॉर एडवांस्ड केमिस्ट्रीज बैटरीज। ये तो अंडरस्टूड है अपने आप में, नेशनल प्रोग्राम फॉर एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल स्टोरेज। उसके बाद हम आ जाते हैं अगले पेज पे। गोल टू डेवलप द गीगा स्केल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। पर्पज इज सिंपल, टू सपोर्ट EV इकोसिस्टम एंड एनर्जी स्टोरेज। MSME की नई डेफिनेशन इंडिया ईयर बुक में दी हुई है। बुरी बात यह है कि उसके बाद बजट ने फिर से MSME की जो क्लासिफिकेशन है या जो डेफिनेशन है उससे उन्होंने रिवाइज किया है। सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव पिक्ड अप फ्रॉम द बजट एंड आई हैव एक्चुअली पुट हियर द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। तो सवाल अगर पूछेगा तो आपको ये लिमिट्स याद रखनी है, इन्वेस्टमेंट करंट कितना है और रिवाइज अब इतना हो गया है। वहाँ पे ये दिया हुआ था, एक्चुअली अब ये है। ठीक है, तो दिस इज थिंग यूनिफाइड क्लासिफिकेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड दिस मेनली आपका MSME क्लासिफिकेशन के लिए आपको ये बात पता होना चाहिए। रिमेंबर दिस इज इम्पॉर्टेंट। पूछ रखा है पहले भी, इस बार चेंज हुआ है, कभी भी पूछ सकता है। Then you have the inclusion of retail and wholesale trade. ठीक है, they are now considered as MSME from June 2021. इसका फ़ायदा क्या है? It note benefit limits to priority sector lending only. ठीक है, street vendors can register as the retail traders. Udyam Assist platform, what is this? This was launched by the Ministry of MSME. ऑब्जेक्टिव टू ब्रिंग इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइज अंडर द फॉर्मल MSME कैटेगरी। सो ये गवर्नमेंट बैक्ड डिजिटल इनिशिएटिव है, 2023 में लॉन्च हुआ था, डेट लिखी हुई है। ठीक है, और इसमें सिर्फ MSME का हाथ नहीं था। दिस वाज लॉन्च्ड बाय MSME इन कोलैबोरेशन विद SIDBI। और इसका प्राइमरी गोल क्या है कि हमें जो इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं इसको फॉर्मलाइज करना है। सो द स्मॉल बिजनेसेस दैट आर टिपिकली आउटसाइड द GST नेटवर्क, सो हमको उनको फॉर्मलाइज करना है और उनको एक ऑफिशियल आइडेंटिटी देना है ताकि वो क्रेडिट वगैरह को सपोर्ट वगैरह ले सके, क्योंकि अगर आपका कोई रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो आपको सपोर्ट कौन करेगा। ठीक है, ये इंडिया MSME सेक्टर के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स हैं। GDP कंट्रीब्यूशन लगभग 30% है, एक्सपोर्ट में शेयर इनका लगभग 46% है। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर इट्स द सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर एग्रीकल्चर।
Then we have these various MSME initiatives. Udyam registration portal. Udyam registration portal is the free paperless portal for MSME registration. तो MSME का रजिस्ट्रेशन करना है तो वी हैव दिस Udyam registration portal. Then we have the Udyam assist portal, clear essay for low turnover informal micro enterprises, aims to bring them under the formal MSME category. MSME समाधान, this is the online portal for MSME to report delayed payment beyond 45 days. ठीक है. Then penalty कितनी है इसमें, compound interest under this, complaint vendor via this. सो MSME पोर्टल लाइक दिस समाधान की बात करें तो क्या है ये बेसिकली. सो दिस इज सर्विंग एज द डिजिटल प्लेटफॉर्म टू एड्रेस जो आपकी डिलेड पेमेंट होती है ना, लाइक आप उन्होंने काम तो दे दिया लेकिन उनको पैसा नहीं मिला, सो दे कैन गो एंड फाइल अ कंप्लेंट एंड गेट इट मॉनिटर्ड ऑल्सो. ठीक है. तो ताकि इनका जो भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज है इनको मिल सके ताकि वो सर्वाइव कर सके. MSE संबंध. ठीक है. MSME संबंध, दिस इज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज. ये भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है. देखो कितनी सारी चीज़ हमारी डिजिटल हो रही है, जिसका फंक्शन इज टू मॉनिटर एंड प्रमोट द पब्लिक प्रोक्योरमेंट फ्रॉम MSEs बाय द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज. तो ये क्या कर रहा है, टू मॉनिटर पब्लिक प्रोक्योरमेंट बाय सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज एंड मिनिस्ट्री फ्रॉम MSME. तो ये लोग जो भी इससे खरीदेंगे इधर से खरीदेंगे, तो ये उसको मॉनिटर करता है, देखता है कि भैया डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है. देन यू हैव दिस पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी. अब गवर्नमेंट लेके आई है कि हमें 25% प्रोक्योरमेंट MSME से करना है. वो यहाँ पे क्या कर देंगे, वो 40% कर देंगे और आप गलती करके आ जाएंगे. सो डोंट डू दिस मिस्टेक्स. देन वी हैव दिस चैम्पियंस पोर्टल ऑल्सो. ठीक है. चैम्पियन पोर्टल का मेन पर्पज़ ये है कि हमें MSME को एम्पावर करना है ताकि बाई प्रोवाइडिंग देम अ सिंगल विंडो सिस्टम जिस पे वो अपना ग्राइवेंस रेडेसल कर सकें, गाइडेंस ले सकें, सपोर्ट ले सकें, टू हेल्प देम बिकम नेशनल एंड ग्लोबल चैंपियंस. क्योंकि जब तक आप उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, हाउ दे आर गोइंग टू बिकम द चैंपियन. सो इट्स अ काइंड ऑफ सपोर्ट सिस्टम. ठीक है. क्रिएशन ऑफ हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ. सो इट इज़ रिड्रेसल पोर्टल यूजिंग द स्पोक एंड हब मॉडल. ठीक है. स्पोक एंड हब मॉडल क्या होता है, आई बिलीव आपको पता ही होगा. ठीक है. दिस इज अ हब, दीज आर द स्पोक्स. तो हब एक्ट्स एज द मेन सेंटर जहाँ पे सारी मेजर एक्टिविटीज होगा कंसंट्रेटेड होती हैं, सारे डिसीजन मेकिंग किए जाते हैं. स्पोक्स छोटे और कनेक्टेड पार्ट्स हैं जो हब पे डिपेंड करते हैं फॉर सपोर्ट, कोऑर्डिनेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. जैसे कि एयरलाइंस में यू हैव द बिग एयरपोर्ट्स लाइक दिल्ली, दुबई जो कि फ्लाइट कनेक्ट करती है टू द स्मॉलर एयरपोर्ट्स जो कि स्पोक्स है. मतलब अगर आपको इलाहाबाद से दुबई जाना है तो आप डायरेक्टली दुबई नहीं जा सकते, आपको इलाहाबाद से पहले दिल्ली आओगे, स्पोक इज द इलाहाबाद, कम टू दुबई, इट इज़ द हब, एंड देन गो टू अनदर हब विच इज़ दुबई. मतलब सो इलाहाबाद, दिल्ली, दुबई. सो लाइक दिस इवन इन द चैंपियंस पोर्टल, न्यू दिल्ली इज द हब, MSME across various states, they are the spokes, something like this. Then you have this PM Vishwakarma scheme. PM Vishwakarma scheme क्या है? PM Vishwakarma scheme, this is the central sector initiative which is aiming to support the traditional artisans and the craftsperson which are engaged in what 18 trades involving hand and tool based work. ठीक है. 5 साल का इसका टेन्योर है एंड इसका बेनिफिट ये है. तो बेसिकली अगर आपसे पूछेगा मैंने तो आपसे बहुत ज़्यादा नहीं पूछेगा, मेनली ये पूछ लेगा कि इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट, PM विश्वकर्मा. ठीक है. कोलेट्रल, फ्री क्रेडिट, डिजिटल ट्रांजैक्शन इनिशिएटिव्स एंड एटसेट्रा. देन यू हैव दिस यशस्विनी कैंपेन, मिनिस्ट्री ऑफ MSME में आता है, एंड प्लस नीति आयोग एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. ठीक है. इसका पर्पज़ क्या है? टू एम्पावर विमेन एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस द कंट्री. सिंपल. ठीक है. दिस कैंपेन एम्स टू सपोर्ट 1 लाख विमेन एंटरप्रेन्योर्स, पार्टिकुलरली टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में, क्योंकि टायर 1 में तो उनको ऑलरेडी सपोर्ट मिल ही रहा है. क्या करेंगे? फॉर्मलाइज करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग एटसेट्रा. ये सब बोल बच्चन आपको पता होना चाहिए. मेनली ये यशस्विनी कैंपेन इज रिलेटेड टू व्हाट, प्रोमोटिंग द एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ विमेन इन द MSMEs. ठीक है. देन वी हैव दिस रैम्प स्कीम, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस. दिस इज सपोर्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक. ये बात आपको पता होनी चाहिए. इसका ड्यूरेशन ये नहीं पूछेंगे, बेसिकली
ये पूछ सकते हैं। तो स्केल अप द एमएसएमई कवरेज, बेसिकली इफ यू आर रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग समथिंग देन यू आर स्केलिंग अप इट अप। ठीक है, इनोवेशन होगा, सपोर्ट वीमेन लेड एमएसएमईज एटसेट्रा, ये तो जनरल बातें हैं। स्टेट प्रिपेयर्स स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स फॉर एमएसएमई डेवलपमेंट, यहाँ पे क्वेश्चन बना सकते हैं, स्टेट की जगह सेंट्रल लिख देंगे या प्राइवेट बॉडी लिख देंगे। ठीक है, देन यू हैव टू प्रमोशन ऑफ ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड एनर्जी ट्रांजिशन इन एमएसएमई। अच्छा, मैं आपको एक बता दूं, करेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ज़्यादा फोकस है एमएसएमईज पे, तो एमएसएमई के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, तो ऐसे केस में उससे रिलेटेड कोई भी स्कीम उठा के कभी भी पूछ सकते हैं। सो मेक श्योर यू नो दिस स्कीम। देन यू हैव दिस प्रमोटिंग ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड द एनर्जी ट्रांजिशन इन एमएसएमई। एमएसएमई दिस इज गिफ्ट नॉट शिफ्ट। ठीक है, सो एमएसएमई ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रांजिशन फाइनेंसिंग फॉर ट्रांजिशन। सो ये गुजरात वाले गिफ्ट के साथ इसे कंफ्यूज मत करना। इनेबल, और इसका पर्पस क्या है? टू इनेबल कंसेशनल इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस फॉर द ग्रीन टेक एडॉप्शन एंड सपोर्टिंग टेक्निकल सपोर्ट, प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट। एमएसएमई स्पाइस क्या है? स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सर्कुलर इकोनॉमी, प्रमोट रिसाइकलिंग, रीयूज, सर्कुलर इकोनॉमी बेस्ड टेक्नोलॉजीज इन एमएसएमई। दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। तो बस बेसिकली आप याद कर लेना, स्पाइस किससे रिलेटेड है, गिफ्ट किससे रिलेटेड है, सवाल इतने ही बनेंगे। इनकी स्कीम्स वगैरह में क्या चीज़ें आती हैं, लाइक दे विल बी प्रोवाइडिंग सम कंसेशनल लोन्स एंड टेक्निकल सपोर्ट एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें देखो कॉमन सेंस से आप कर सकते हो। देन इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। हमारी ग्लोबल पोजीशन भी ये है कि वी आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट, वी आर among the largest in the world in terms of production and export wise we are among the largest, we are not the largest, we are among the largest, ये याद रखना। तो लार्जेस्ट लिख देगा आप गलती कराओगे। एक्सपोर्ट शेयर जो इंडिया एक्सपोर्ट करते हैं इसमें टेक्सटाइल का कितना एक्सपोर्ट है, दैट इज 8.21%। इट इंक्लूड्स दिस। हमारी मैक्सिमम एक्सपोर्ट गोज टू यूएस एंड यूरोपियन यूनियन, 47% ऑफ आवर एक्सपोर्ट गोज टू यूएस एंड यूरोपियन यूनियन। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट 4.5 करोड़। तो बेसिकली ये चीज़ ये बता रहा है कि टेक्सटाइल इज इंपॉर्टेंट। देन टू सपोर्ट द टेक्सटाइल वी हैव अ पीएम मित्र स्कीम, प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड एपरल पार्क्स। ठीक है, सो इट इज एक्चुअली प्रमोटिंग द लार्ज स्केल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, रेड्यूसिंग लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड इंटीग्रेटिंग फुल वैल्यू चेन। देखो ये सब चीज़ अपने आप ही अंडरस्टूड ही है, तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाला नहीं। की बेनिफिट यही सब होंगे भैया, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा टेक्सटाइल से रिलेटेड, तो दे विल बी प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर, एफडीआई को सपोर्ट करेंगे एटसेट्रा। दिस इज वर्किंग ऑन दिस मॉडल, सेंट्रल स्टेट प्लस पीपीपी कोलेब्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है। 7 पार्क सेलेक्ट किए गए हैं, ये पार्क कहाँ पे होंगे ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, यू शुड नो कौन से वो स्टेट्स हैं। यूपी लिख देगा आप, लिख के चले आओगे। ठीक है, ऑल्दो वो अलग बात है कि यूपी में तो है ही है, आई मीन टू से उत्तराखंड लिख देगा आप, लिख के चले आओगे। तो मेक श्योर दैट यू डोंट डू दिस मिस्टेक्स। देन यू हैव दिस समर्थ स्कीम। तो समर्थ स्कीम क्या है? दिस इज द स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन दिस। तो समर्थ स्कीम किसको सपोर्ट करता है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है। देन सारी चीज़ें इन जनरल हैं। प्रोवाइड NSQF कंप्लायंट स्किलिंग अक्रॉस टेक्सटाइल वैल्यू चेन। व्हाट इज दिस NSQF? नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव है बेसिकली, जो कि दिस इज प्रोवाइडिंग ए स्ट्रक्चर्ड सिस्टम फॉर स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, देन वी हैव समथिंग लाइक दिस फोकस इज जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग एटसेट्रा, ये सब अंडरस्टूड ही है। कॉटन के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, आपको पता होना चाहिए अबाउट द कॉटन। इंडिया 23% ऑफ द ग्लोबल फाइबर प्रोडक्शन जो है वो इंडिया करता है फॉर द कॉटन। इसको हैंडल करने के लिए वी हैव द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। यहाँ पे एक सवाल याद आ रहा है, देयर वर 5 कमोडिटी बोर्ड्स, आपको याद होगा, मैंने बोला भी था कि याद कर लेना। टेल मी द नेम ऑफ दिस 5 कमोडिटी बोर्ड्स एंड दी हेडक्वार्टर उसका कहाँ पे है, ये मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, पिछले वीडियोज में मैंने ऑल्दो वो बता रखा है, स्टिल यू टेल मी। देन की इंटरवेंशन, एमएसपी ऑपरेशन, ये तो जनरल बातचीत है। देन यू हैव द सिल्क। सिल्क इज व्हाट? क्वीन ऑफ टेक्सटाइल कौन है? सिल्क है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना। तो सिल्क का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है? चाइना का है। देन वी हैव इंडिया।
इंडिया इज द ओनली कंट्री टू प्रोड्यूस ऑल द 4 कॉमर्शियल वैराइटीज ऑफ सिल्क विच आर मलबरी, टेसार, मोगा, एरी। सवाल कभी कभी ये भी बन सकता है कि मलबरी, टेसार, मोगा, एरी व्हाट आर दीज? देन वी हैव जूट। जूट की बात कर लें तो जूट इज लाइक मेजरली इन वेस्ट बंगाल, जहाँ पे इसका प्रोडक्शन होता है। वी हैव देन दिस जूट स्मार्ट प्लेटफॉर्म, देन वी हैव जूट आई केयर प्लेटफॉर्म, दैट इज बेसिकली फॉर दिस लाइक क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ई गवर्नेंस एक्सेट्रा। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ याद रखने वाला नहीं है। उल के बारे में बात कर लें तो वी आर ग्लोबली हमारी रैंक उल प्रोडक्शन में 9th है। पासमीना उल हमारा फेमस है, जो कि लद्दाख के द्वारा लद्दाख से आता है। हैंडलूम की बात कर लेते हैं अब। व्हाट इज हैंडलूम? तो देखिए, वो लूम्स जो मैन हैंड से ऑपरेट कर रहे हैं टू वीव द फैब्रिक, तो एक ट्रेडिशनल मेथड है जहाँ पे यूजिंग द हैंड यू आर एक्चुअली वीविंग द थ्रेड टू इनटू द फैब्रिक बनाते हैं। तो वर्कफोर्स इसका इतना है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है, तो इसमें हम आगे बढ़ जाते हैं। एक्सेस वो नहीं है, आप एक बार लाइक वीडियो पॉज करके से बस एक बार पढ़ लो, इसमें कुछ खास नहीं है जो याद रखने वाला है। देन वी हैव दिस भारत टेक्स, ये इंडिया का लार्जेस्ट टेक्सटाइल मेगा इवेंट है, बस इतना आपको मेनली याद रहना चाहिए, बाकी सब चीज़ कॉमन सेंस है अंडरस्टूड है। स्टील सेक्टर के बारे में, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट क्रूड स्टील प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना। तो पहला कौन है? चाइना, सेकेंड नंबर इज इंडिया। ठीक है, चाइना 50% से ज़्यादा प्रोडक्शन अकेला खुद करता है, ये इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, देन वी हैव द नेशनल स्टील पॉलिसी। जाहिर सी बात है स्टील के प्रोडक्शन के मतलब स्टील के प्रोडक्शनों का इंप्रूव करने के लिए, सो वी हैव सेट सम टारगेट टू अचीव बाई 2030-31। क्रूड स्टील कैपेसिटी हमारी 300 मेगा टन होनी चाहिए। प्रोडक्शन दिस पर कैपिटा दिस, ये होना चाहिए। सेल्फ सफिशिएंसी गोल भी है, दैट वी हैव टू मैनेज द 100% इंडिजिनस डिमांड बाय हाई ग्रेड दिस। कोकिंग कोल की डिपेंडेंसी भी हम कम करना चाहते हैं, क्योंकि स्टील के प्रोडक्शन में कुकिंग कोल का भी रोल आ जाता है। टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 85%, अभी हमारा कुकिंग कोल इंपोर्ट होता है, इसे हमें 65% तक लाना है वाया इंक्रीज डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी ऑफ द वॉश्ड कोल, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ टेल मी व्हाट इज द रोल ऑफ कोकिंग कोल इन स्टील प्रोडक्शन? कमेंट। रॉ मटेरियल सिक्योरिटी, ठीक है, तो ये एक जनरल चीज़ है, लाइक बताया कि आपके क्या इंपॉर्टेंस है, लाइक कितनी रिक्वायरमेंट है, लाइक आयरन और हमें 2030 तक कितना चाहिए एटसेट्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, वो नहीं पूछेंगे। कोकिंग कोल, इंडिया के कोल में क्या इशू है? वी हैव द हाई एस डोमेस्टिक कोल विच इज़ अनसुटेबल फॉर स्टील प्रोडक्शन एटसेट्रा। तो दैट इज़ वाई वी आर हैवली इम्पोर्ट, लाइक वी आर हैवली डिपेंडेंट अपॉन द इम्पोर्ट। ठीक है, मैग्नीज ओर के बारे में बताऊं कि 90% ऑफ द मैग्नीज ओर इज यूज्ड इन स्टील मेकिंग, तो ये इंपॉर्टेंट है जानना आपको। और ये मैंने देखिए लिख भी दिया है, द इंटायर डिमांड ऑफ कुकिंग कोल इज नॉट मेट फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्शन एज द सप्लाई ऑफ हाई क्वालिटी कोल इन द कंट्री इज लिमिटेड। अब हमारी यूरिया पॉलिसी, न्यू यूरिया पॉलिसी 2015, वैसे तो ये न्यू रहा नहीं, 2015 वाला न्यू कैसे हो जाएगा, बट इसका नाम ही था न्यू यूरिया पॉलिसी। ठीक है, तो वी हैव दिस न्यू यूरिया पॉलिसी बेसिकली, तो 2015 में नोटिफाई किया एंड मैक्सिमाइज इंडिजिनस यूरिया प्रोडक्शन। अंडरस्टूड है कि हमें यूरिया का प्रोडक्शन अपने ही यहाँ पे बढ़ाना है एटसेट्रा। देन वी हैव दिस नीम कोटेड यूरिया। नीम कोटेड यूरिया, दे आर अलाउड टू चार्ज 5% एक्स्ट्रा फॉर दी नीम कोटिंग। नीम कोटिंग का फायदा क्या होता है? इट विल इंप्रूव दी सॉइल क्वालिटी, इट विल लोअर दी पेस्ट डिजीज वीड मैनेजमेंट कॉस्ट, हाई क्रॉप यील्डिंग, हायर इंक्रीमेंटल इनकम गेम्स। सबसे ज़्यादा जो देखे गए हैं वो तूर में देखे गए, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है जो आप याद रखें। ठीक है, लेकिन नीम कोटिंग यूरिया की ये डिटेल्स एक बार पढ़ लेना। कुछ कुछ चीज़ें देखो वहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट यू नो द बेसिक्स, तो ये चीज़ है। देन वी हैव दिस प्लास्टिक पार्क स्कीम, नाम से क्लियर है, टू क्रिएट द स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर व्हाट? फॉर द प्लास्टिक इंडस्ट्री बाय क्लस्टर डेवलपमेंट। ठीक है, देन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या सपोर्ट करेगी? अप टू 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है, लेकिन उन्होंने एक सीलिंग लगा दी कि 40 करोड़ से ज़्यादा हम तुमको नहीं देंगे। रिमेनिंग फंडिंग में स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये लोग करेंगे। ठीक है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर के बारे में कुछ की फैक्ट्स हैं। दिस वी हैव द थर्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल सेक्टर, और वी आर द नेक्स्ट एक्सपोर्टिंग कंट्री एटलीस्ट इन द टर्म्स ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि भैया इम्पोर्ट कम है, एक्सपोर्ट ज़्यादा है। इंडिया इज टुडे द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, and we have actually consistently proven our vaccine leadership.
हम यूनिसेफ की 60% वैक्सीन सप्लाई करते हैं। दिस इज एन अचीवमेंट। 40 से 70% WHO की जो डिमांड है फॉर DPT एंड BCG ये हम देते हैं, 90% फॉर द मीजल्स। उसके अलावा अगर हम जेनरिक मेडिसिन के बारे में बात करें तो 20% शेयर वी हैव इन द ग्लोबल सप्लाई। HIV ट्रीटमेंट की बात करें, ग्लोबल एक्सेस टू अफोर्डेबल HIV ट्रीटमेंट ड्रग्स इट इज लार्जली एट्रीब्यूटेड टू इंडियन फार्मा इंडस्ट्री। तो इसलिए वी आर कंसिडर्ड एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। हम लोग बहुत सारा कुछ ऐसा कर रहे हैं जो दूसरी कंट्रीज वाले छू भी नहीं पा रहे हैं। सो दैट इज एन अचीवमेंट, दैट इज एन। और एक चीज़ मैं बता दूं कि यू कैन एक्चुअली यूज दिस फैक्ट्स इन योर आंसर्स ड्यूरिंग राइटिंग द मेन्स। तो ये आपको तब भी काम आएगा इंडिया एयर बुक की जो ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। रेगुलेटरी एंड ग्लोबल स्टैंडिंग की बात कर ले तो US FDA कंप्लाइंट यूनिट्स USA के बाद सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? इंडिया में है, ठीक है। API मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ की बात कर लें, देन वी हैव 500+ API मैन्युफैक्चरर्स, 8% ऑफ द ग्लोबल API इंडस्ट्री हम होल्ड करते हैं। देन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मेडिकल डिवाइसेज क्योंकि ऑल्दो ये बहुत महंगे आते हैं, सो इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं दिया है, बट मेडिकल डिवाइसेज इंक्लूड्स इमेजिनिंग डिवाइसेज, कैंसर केयर, क्रिटिकल केयर, मतलब जो भी डिवाइसेज यूज हो रहे हैं, जो इम्प्लांट्स लगते हैं, कंज्यूमेबल्स, डिस्पोजेबल्स एटसेट्रा, हॉस्पिटल इक्विपमेंट, इन सब में आते हैं। ग्लोबल स्टैंडिंग की बात करें मेडिकल डिवाइसेस के फॉर्म में, तो अगर हम एशिया में देखेंगे तो हमारी रैंक 4th है। वी हैव द 4th लार्जेस्ट एंड आवर रैंकिंग कम्स आफ्टर जापान, चाइना एंड साउथ कोरिया, ठीक है। तो वी आर अमंग द टॉप 20 मेडिकल डिवाइसेस मार्केट्स इन द वर्ल्ड। देन वी हैव दिस प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना। इसकी नाम से ही क्लियर है, भारतीय जनऔषधि परियोजना, नाम से ही क्लियर है, प्रोवाइडिंग एफोर्डेबल जेनरिक मेडिसिन इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इसका पर्पज है कि भी ट्रीटमेंट कॉस्ट में जो एटलीस्ट मेडिसिन का जो खर्चा है वो कम लगे। देन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज द फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया, फॉर्मली BPPI, ठीक है। पहला स्टोर कहाँ स्टैब्लिश हुआ ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ सकता है, अमृतसर, दैट इज पंजाब, ठीक है। नाम अगर चेंज करते थे वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इनका टारगेट है कि हमें एक जनऔषधि केंद्र खोलना है हर एक डिस्ट्रिक्ट में। देन ये थोड़ा बहुत है उसमें, यहाँ पे आपको ₹1 की सैनिटरी पैड्स वगैरह मिल जाएंगे, सुविधा नैपकिन कहते हैं इसे, ठीक है। देन अवर जन औषधि इट गोज ग्लोबल, ये इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है इस साल कि पहला हमारा ओवरसीज आउटलेट कहाँ पे ओपन हुआ है जन औषधि का। ये पिछले चैप्टर में भी आया था, अभी फिर आया। इट मीन्स इट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज वाई इट इज मेंशन इन वेरियस चैप्टर। देन वी हैव द FDI इन फार्मास्यूटिकल एंड मेडिटेक, 100% FDI अलाउड है इन द मेडिकल डिवाइसेज, ठीक है। देन टॉप 5 इन्वेस्टिंग कंट्रीज इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ फार्मा आर सिप्रस, जापान, सिंगापुर, नीदरलैंड, मॉरिशस। USA का तो नामो निशान नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो फार्मा में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ से आता है, देन जापान, देन दिस ये याद कर लेना। टॉप 5 इंडस्ट्रीज कंट्री इन्वेस्टिंग कंट्रीज इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ मेडिटेक, ये फार्मा था, ये मेडिटेक था। देन द टॉप 1 इज UAE, देन यहाँ से इन्वेस्टमेंट आता है। देन मिनरल लेजिस्लेशन एंड MMRDR कंट्रीज 1957, ठीक है। मिनरल लेजिस्लेशन एंड MMRDR एक्ट क्या है ये इंपॉर्टेंट है। इसको MMRD एक्ट भी कहते हैं, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। ये इंडिया का सेंट्रल लॉ है फॉर रेगुलेशन ऑफ माइंस एंड डेवलपमेंट ऑफ मिनरल्स। तो ये लीगल फ्रेमवर्क देता है फॉर व्हाट, फॉर ग्रांटिंग द मिनरल माइनिंग लाइसेंस, माइनिंग राइट्स, फॉर रेगुलेटिंग एक्सप्लोरेशन, एक्सट्रैक्शन एंड ट्रेड ऑफ मिनरल्स, ठीक है, एटसेट्रा। उसके अलावा फिर इसमें कुछ चीज़ें दे रखी हैं कि इस रूल्स के अंदर क्या आता है, इस रूल के अंदर क्या आता है, इस रूल के अंदर क्या आता है, ये इन जनरल दिया हुआ है, जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि दे डोंट आस्क यू द सेक्शन, दे विल ऑलवेज बी इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट द एप्लीकेशन। देन MMRDR अमेंडमेंट एक्ट, कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, ठीक है। पहला चीज़, दे हैव एक्चुअली न्यू लाइसेंसेज हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। ये क्या है, एक नया टाइप ऑफ लाइसेंस क्रिएट किया गया है एक्सप्लोरेशन के लिए, स्पेशली डीप सीटेड एंड क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। डीप सीटेड मिनरल्स को डिटेक्ट करना डिफिकल्ट होता है एंड उसके लिए एडवांस्ड एक्सप्लोरेशन टेक्निक चाहिए, जैसे कि डीप ड्रिलिंग। प्राइवेट कंपनीज और अदर्स भी अब एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्यों मैटर करता है ये, क्योंकि 2023 से पहले प्राइवेट
जो कंपनीज थी जिनके पास वो एक्सपर्टीज भी थी और वो पैसा भी था, वो डायरेक्टली क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सप्लोर नहीं कर सकते थे। अब वो इन मिनरल्स को ईजिली एक्सप्लोर कर सकते हैं। देन दिस माइनिंग लीज ऑक्शन ब्लॉक्स एक्सप्लोर्ड अंडर एक्सप्लोरेशन लाइसेंस टू बी ऑक्शन इन द सेट टाइम। नाम से ही क्लियर। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूँ डीप सीटेड मिनरल्स के एग्जांपल्स अगर ले लें तो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, जिनके ये सब आते हैं उसमें, डायमंड्स हो गए एटसेट्रा। ठीक है, क्यों हमें चाहिए ये सब? बिकॉज वी नीड टू डेवलप दिस मिनरल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी, रिन्यूएबल एटसेट्रा। देन वी हैव लाइक रिमूवल फ्रॉम दिस एटॉमिक मिनरल लिस्ट। 6 मिनरल रिमूव किए गए हैं, वो ये हैं। कौन कौन से मिनरल रिमूव किए गए हैं ये इंपॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अब इसका मतलब ये है कि दीज मिनरल्स कैन नाउ बी ऑक्शन नॉर्मली बाय द स्टेट्स एंड द सेंटर्स एंड दैट विल बी इंक्रीजिंग एक्चुअली द प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। स्पेशली इंपॉर्टेंट बन जाता है ना, इसमें लिथियम वाला इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ताकि प्राइवेट जो लाइक लेट्स से कि लाइक आपकी जो बैटरी प्रोडक्शन है वहाँ पे, क्योंकि लिथियम का बहुत बड़ा रोल है। Then they have formed the new D schedule of the first schedule. It lists critical minerals for which center can create exclusive auctions. ठीक है, so ये चीज़ है। Then you have this offshore area mineral development and regulation amendment act. तो ये एक्ट बहुत अच्छे से पढ़ लेना एक बार, ये इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो उन्होंने वो सारी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है। प्रोडक्टिव लीव एलोकेशन ओनली थ्रू दी ऑक्शन बाई कॉम्पिटिटिव बिडिंग, डिक्लेयरी प्रोविजन, एरिया कैप एटसेट्रा। ठीक है, ये क्या है एरिया कैप? 45, ये इंपॉर्टेंट है इस बार। 45 मिनट्स लैटिट्यूड, 45 मिनट्स लॉन्गिट्यूड। क्या है ये? तो एक इंडिविजुअल या कंपनी ही कैन नॉट होल्ड अ स्पेसिफिक सी एरिया पर मिनरल, एक उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। ये गैप किया गया। 45 मिनट्स कितना होता है? लगभग 83.3 किलोमीटर होता है ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, इससे क्या होगा? मोनोपोलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि सारा कुछ अगर एक ही कंपनी अगर एक्सप्लोर कर रही है तो मोनोपोलाइजेशन हो जाएगा। So no single entity can capture vast sea resources. So it will promote the competition and definitely resources ज़्यादा अच्छे से यूज होंगे। Then we have the ease of doing business, premature termination grounds, etc. Then we have this district mineral foundation, जो लोग परेशान हुए हैं, like जो जिनकी लाइफ तंग हुई है इस चीज़ के चलते during the mineral exploration, mining activities के चलते, उनके वेलफेयर के लिए काम करना है, स्पेशली द ट्राइबल्स, रूरल, माइनिंग अफेक्टेड कम्युनिटीज़। क्योंकि देखिए ये लोग क्या है ना, दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ पावर, तो पावर प्ले में ये लोग रह जाते हैं, उस चीज़ के लिए ही ये चीज़ लाई गई है। देन वी हैव दिस प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। दिस इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। गोल्स वही है, वेलफेयर ऑफ पर्सनस एरियाज अफेक्टेड बाय माइनिंग, फंडेड बाय कंट्रीब्यूशंस बाय माइनिंग लीज होल्डर्स। देन यू हैव दिस रिवाइज दिस गाइडलाइन। तो हमने अब इसकी कुछ गाइडलाइंस भी रिवाइज की हैं। हाई प्रायोरिटी सेक्टर यूटिलाइजेशन, दिस हैज़ बीन रेज फ्रॉम 60 to 70%। ये वैल्यू याद कर लेना। नए सेक्टर्स को भी हमने इसमें इंक्लूड कर दिया है, यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, सच एज दिस हाउसिंग, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री। देन यू हैव द न्यू फीचर इंट्रोड्यूस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, इंडोमेंट फंड। इंडोमेंट फंड क्या होता है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, ये एक परमानेंट रिजर्व है जो कि डीएमएफ कंट्रीब्यूशन से बना हुआ है, जिसमें मेन पैसा, द प्रिंसिपल अमाउंट इज प्रिजर्व, और जो इंटरेस्ट आएगा ये हम इंटरेस्ट का यूज करके फंडिंग्स वगैरह करेंगे वेलफेयर प्रोजेक्ट्स में। फायदा क्या होगा इसका? क्योंकि देखिए माइनिंग तो टेम्प्रोरी है, वहां पे आज हुई कल नहीं होगी, तो पैसा आना बंद हो जाएगा, लेकिन लोगों पे जो इम्पैक्ट हो रहा है, द इम्पैक्टमेंट ऑन द लोकल पीपल या एनवायरमेंट, ये तो डिकेड्स तक चल सकता है, 10 साल तक उनको इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये इंडोमेंट फंड इट विल बी प्रोवाइडिंग द कंटिन्यूअस फाइनेंशियल सपोर्ट बियॉन्ड द माइनिंग लाइफ। ठीक है, तो सडन डिप्लीशन हो जाएगा, उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम इसको थोड़ा थोड़ा यूज करते रहे और लोगों को सपोर्ट देते रहे। ठीक है, सो दिस इज बाय डन थ्रू द ऑनलाइन पोर्टल। देन यू हैव द माइनिंग सर्विलियंस सिस्टम। What is this? To curb illegal mining using satellite-based monitoring, and it is developed by Ministry of Mines and Indian Bureau of Mines with the support from Bhaskaracharya Institute of Space Application and Global Informatics. ठीक है, तो इसका पर्पस जैसा मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ कि टू कर्ब इलीगल माइनिंग यूजिंग सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग। सैटेलाइट से देखोगे कोई माइनिंग करेगा, पता चल जाएगा, उसको जाके दिक्कत कर देंगे। Then how it works, using remote sensing technology to detect unauthorized mining. Understood है?
ठीक है। रिमोट सेंसिंग तो यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है साइंस एंड टेक का, वो कई बार इस पर सवाल पूछते हैं। देन वी हैव द माइनिंग टीनेनमेंट सिस्टम। व्हाट इज दिस? दिस इज एन डिजिटल एप्लीकेशन फॉर मैनेजिंग माइनिंग राइट्स एंड टीनेमेंट्स। कौन डेवलप किया? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस विथ एनआईसी। इसका एक यूनिक फीचर ये है कि दिस इज फर्स्ट ऑफ द काइंड ग्लोबली फॉर फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ग्लोबली फॉर डिजिटलाइजिंग माइनिंग कंसेशंस, तो ये इंपॉर्टेंट है। देन डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड यूज इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के द्वारा स्टार्ट किया गया है, जिसमें ये टेक्नोलॉजी यूज हुई है। की फोकस इज डिजिटाइजेशन एंड मैपिंग ऑफ रिकॉर्डेंस परमिट एंड प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंसेज एरियाज। पर्पस टू इनेबल एफिशिएंट लैंड यूज मॉनिटरिंग, प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड इम्प्रूव डेटा एक्सेसिबिलिटी। तो ये है, अंडरस्टूड ही है। देन वी हैव दिस मिनरल रिसोर्सेज के बारे में थोड़ा सा डेटा है जो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज दे हैव एक्चुअली एक्सक्लूसिवली गिवन दैट। बॉक्साइट मेजर जो स्टेट है दैट इज द उड़ीसा। देन फॉर द क्रोमाइट मेजर रिसोर्स स्टेट इज उड़ीसा। कॉपर मेजर रिसोर्स स्टेट इज रशिया बोल रहा, राजस्थान, ठीक है। देन फॉर द गोल्ड इसके प्लेसर डिपॉजिट्स आपको प्राइमरली केरला में मिलते हैं, ठीक है। एंड टॉप रिसोर्स स्टेट इज द बिहार, ठीक है। सबसे ज़्यादा सोना है, सबसे ज़्यादा गरीबी है। आयरन ओर, हेमेटाइट उड़ीसा, मैग्नेटाइट कर्नाटका। लैंड एंड जिंक मेजर स्टेट राजस्थान। मैंगनीज और टॉप स्टेट उड़ीसा। निकल टॉप स्टेट उड़ीसा। तो उड़ीसा आप देख रहे हैं कई जगह पे ना समझ में आया, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो उड़ीसा पे मतलब अगर चांस ही लेना है तो फिर उड़ीसा ही ले लेना, मतलब बट हमेशा सही नहीं होगा, जैसे लीड एंड जिंक होगा तो, बट कई सारे जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं ना वो उड़ीसा में मिलते हैं। टंगस्टन टॉप स्टेट कर्नाटका। डायमंड टॉप स्टेट एमपी। फ्लोस्पार टॉप स्टेट गुजरात। ग्रेफाइट टॉप स्टेट अरुणाचल प्रदेश। यू शुड नो द बेसिक्स। इल्मेनाइट एंड रूटाइल दीज आर द स्टेट्स। कायनाइट एंड सिल्माइट तेलंगाना कायनाइट। सिलेमाइट के लिए उड़ीसा। लाइम स्टोन के लिए टॉप स्टेट कर्नाटका। मैग्नीज के लिए टॉप स्टेट उत्तराखंड, ये इंटरेस्टिंग है। फॉस्फेट मिनरल वेस्ट बंगाल फॉर एपेटाइट। रॉक फॉस्फेट झारखंड। अदर मिनरल्स गार्नेट कहाँ पे मिलता है? ये जगह है। पायराइट्स दिस, ठीक है। इसमें बेसिकली टॉप स्टेट्स तो याद कर ही लेना, वो बेसिकली बता रहा है कौन सी चीज़ कहाँ पे मिलती है, कितना परसेंटेज वाइज मिलती है। देन कम टू द ग्लोबल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दिस वाज फाउंडेड इन दिस। नाम से ही क्लियर इसका मैंडेट क्या होगा? मिनरल एक्सप्लोरेशन, दैट इज वाई यू आर डूइंग द सर्वे। बेसलाइन जियो साइंटिफिक डेटा, जियो एनवायरमेंटल स्टडीज, हैजार्ड मैपिंग एटसेट्रा। दिस इज लोकेटेड इन हैदराबाद। इसका जो एक्सप्लोरेशन का फोकस है दैट इज ऑन द क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स इन 5 years सच एज कॉपर, लिथियम, कोबाल्ट, टंगस्टन, पोटाश एटसेट्रा। व्हाट आर द क्रिटिकल मिनरल्स? ये वो नेचुरल मिनरल्स हैं जो कि इकोनॉमी, सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए क्रिटिकल हैं, इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन देन दे हैव अ हाई रिस्क ऑफ सप्लाई डिस्ट्रप्शंस। और ये क्रूशियल किसके लिए? जैसे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, मोबाइल फ़ोन्स के लिए, डिफेंस सिस्टम्स के लिए। क्रिटिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, लिमिटेड है, कंसंट्रेटेड ग्लोबल सप्लाई है। इनकी एब्सेंस में इकोनॉमीज विल बी सीवियरली अफेक्टेड एंड दैट इज वे दे आर क्रिटिकल। जैसे कि लिथियम हो, आप ले लीजिए, लिथियम किसके लिए क्रिटिकल है? इट इज़ क्रिटिकल फॉर बैटरीज इन बैटरीज के लिए। अब बैटरीज ही नहीं होंगी तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल तुम बना के दिखा दो, ठीक है। कोबाल्ट की बात कर लें, इट इज़ ऑल्सो यूज इन ईवी बैटरीज। लेकिन 70% ग्लोबल सप्लाई कहाँ से आती है? कॉन्गो से आती है। अब कॉन्गो बोलेगा हम नहीं देंगे तुमको कोबाल्ट, तो क्या होगा? सोच के देखिए। रेयर मिनरल अर्थ मिनरल्स, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में बहुत यूज होते हैं और चाइना 60 से 70% कंट्रोल करता है। चाइना बोलेगा हम नहीं देंगे तो क्या होगा? सोच के देखिएगा। एंड दैट इज वाई दे आर क्रिटिकल। देन वी हैव प्रोजेक्ट अनकवर इंडिया। ये बनाया, दिस हैज़ बीन लॉन्च इन कोलैबोरेशन विद जियो साइंस ऑस्ट्रेलिया फॉर कंसील्ड एंड डीप सीटेड डिपॉजिट, ठीक है। तो बेसिकली ये जीएसआई के द्वारा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया टू इन्हांस द मिनरल एक्सप्लोरेशन। अनकवर, टू इन्हांस, अनकवर करिए जो भी मिनरल्स हैं, ठीक है। और अनकवरिंग में इन्होंने कुछ डिस्कवरीज की हैं, जैसे कि बॉक्साइट इन उड़ीसा, कॉपर इन मध्यप्रदेश, मैग्नीज इन मध्यप्रदेश। फॉसिल फ्यूल स्टडीज़ की बात कर लें, देन कोल टू गैस,
कोल बेड मीथेन एंड सेल गैस। आपका एक लिए क्वेश्चन है कि इन दोनों में कौन सी गैस का परसेंटेज मैक्सिमम है, मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, कि क्या है, कौन सी है, ठीक है। देन रीजनल मिनरल टारगेटिंग मल्टी, ये तो अपने आप से अंडरस्टूड है, ठीक है, इस पर नहीं पढ़ते हैं। देन वी हैव द GOIT एंड डिसमिनेशन। ऑग बेस पता होना चाहिए, दिस इज ऑनलाइन कोर बिजनेस इंटीग्रेटेड सिस्टम। व्हाट इट विल बी डूइंग, इट विल बी स्टोरिंग ऑल द डिजिटल डेटा and using it is trying to modernize, digitize and integrate the core geological functions, ठीक है। then you have the geoscientific research and development, ये सारे काम करता है। हैजार्ड स्टडी करेंगे, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होंगे, कहाँ पे है हमारे अर्ली वार्निंग सिस्टम, सिस्मोटेक्टोनिक मॉनिटरिंग करेंगे, क्लाइमेट स्टडीज़, मेरे को आप लाइक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होगा स्टडी करेंगे एटसेट्रा, मॉनिटरिंग आर्सेनिक, फ्लोराइड, लीड, यूरेनियम इन ग्राउंड वाटर across various states. अब कार्बन sequestration, you know what it is. It is capturing and storing carbon dioxide from atmosphere or the industrial emission to reduce the amount of carbon dioxide that causes global warming. Simply कह दें तो भैया कार्बन को लॉक कर दो so that it doesn't heat the planet. So that's all for this video. I hope आपने कई सारी चीज़ें नई सीखी होंगी, आपको कई सारी चीज़ें नई पता चली होंगी जो आपकी प्रिपरेशन में आपको बूस्ट करेगा। So that's it and please watch all the videos on the India Yearbook. देखिए, हर एक चैप्टर के साथ काफ़ी सारी मैं वैल्यू एडिशन भी करते जा रहा हूँ। उसका पर्पस बस इतना सा ही है कि अगर उससे रिलेटेड आसपास कुछ और भी वो सवाल पूछे तो आप उसको कर पाओ, ना कि आप परेशान होते रहो। एंड फॉर दिस रीज़न ओनली आई हैव एक्चुअली मेड दिस वीडियो। सो आई डू सजेस्ट यू कि जस्ट मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियोज एंड डोंट वेट फॉर ऑल द वीडियोज टू कम। सारे वीडियोज बहुत मतलब लाइक 5 से 10, मतलब आई माइंड में तो मैं 5 में ही है, बट अगर बहुत लेट हुआ तो 10 में से तो पहले आ ही जाना है। बट आई एम ट्राइंग टू फिनिश ऑल द बाई 5th में, किसी दिन 2 वीडियोज, किसी दिन 3 वीडियो, किसी दिन 4 वीडियोज भी हम रिलीज करके खत्म करेंगे। मतलब वी आर डूइंग इट चैप्टर वाइज सो दैट इट डजंट गेट बोरिंग ऑल्सो, और एक एक करके आपका चैप्टर फिनिश होता चला जाए। बट इट्स योर ड्यूटी ऑल्सो टू रीड, इट्स योर ड्यूटी ऑल्सो टू नॉट मेक द मिस्टेक्स, इट्स योर ड्यूटी ऑल्सो टू इंश्योर कि अगर यूपीएससी कोई सवाल पूछेगा तो आप गलती नहीं करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड इन क्वेश्चंस को मैंने आपको दिया था, पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ पॉसिबल पुट द टाइम स्टैम्प। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।